हाय फ्रेंड्स। आज हम जो सिक्स्थ क्लास की हमारी सीक्वेंस थी उसमें हम ज्योग्राफी वाला सेगमेंट हम कर चुके हैं। इसके बाद हम पॉलिटी वाला सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। किताब का नाम रहने वाला है, जो बुक का नाम है वो है राजनीति सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। तो इसका जो फर्स्ट अध्याय है, जो कि इसमें कहानी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा समझा रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा कहानी टाइप में। तो हमें हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो मेन होगा, जो जिस्ट होगा, जो हमारे एग्जाम के लिए इसमें जो मेन बातें होंगी हमको वो पढ़नी है। मतलब कि मैंने चैप्टर की एनालाइज करके पढ़ के कुछ ऐसे, मतलब वे बातें जो शायद चूंकि कहानी हमारे किसी काम के रहने वाली नहीं है, हमें चाहिए हमारे एग्जाम के बेस जो हमारा बेस बनाए। तो एक अच्छे तरीके से, ताकि वो सब कुछ पूरा ओवरऑल चैप्टर भी समझ आ जाए क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ज्योग्राफी के सारे वीडियो आप हमारे देखे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टडी। तो जो पहला अध्याय है उसका नाम है विविधता की समझ। डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या डाइवर्सिटी है, विविधता क्या है। और भारत में एकता में, भारत में अनेकता में एकता, वो उस थीम के ऊपर है ये कि विविधता क्या है भारत में। भारत विविधता वाला देश है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग में एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। पहला जो पेज है उस पे सिर्फ इतना बताया गया है कि आप और आपके पास में जो भी बैठा होगा आपके पास में। पहली बात इसमें इस किताब की इस चैप्टर की खास बात यह है कि चूंकि हमने आज तक जितना पढ़ता आए हैं, यानी जितना पढ़े हैं हमने, उसमें हम मेल सेंट्रिक पढ़ते हैं। मतलब कि चैप्टर में जो भी पढ़े होंगे सिर्फ हम बॉयज़ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर की आखिरी लाइन खत्म होगी लड़के के तरीके से खत्म होगी, कि ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें ऐसे समझ लिया जाएगा कि लड़की लड़के सब पढ़ रहे हैं। जबकि इस चैप्टर की बात की जाए तो ये गर्ल सेंट्रिक है, मतलब वुमन सेंट्रिक है। मतलब कि फीमेल की वर्जन, जैसे हम आपस में फीमेल बात करती हैं ना, जैसे औरतें या गर्ल्स जैसे बात करते हैं, उस सेंस में है। जैसे कि हम किसी गर्ल्स की लिखी हुई बातें पढ़ रहे हों, इस सेंस में। तो कुछ चेंज करने की बातें हुई हैं यहाँ पे, कुछ अलग करना। तो स्टार्ट करें। पहले चैप्टर में ये बोला गया है कि आपके आसपास के पहला जो पैसेज है उसमें सिर्फ इतना सा है कि आप ये जो एक खाली बॉक्स दे रखी है उसमें कोई डायग्राम बनाओगे आप, तो शायद सब का अलग बनेगा, कोई भी सेम नहीं बनाएगा। तो इसमें इतनी बात की गई है कि चूंकि हम इसी प्रकार, जैसे हम अगर चित्र बनाने की बात करें तो उसमें हम अलग हैं, तो सब हमें बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी अलग रहने की, मतलब अलग डाइवर्सिटी। हमारे रंग रूप के स्तर पर, खान पान आदि में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये ही था बस पहले पहला जो पेज था, इसमें कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना था नहीं। दूसरे चैप्टर में एक कहानी बताई गई है, जिस कहानी में ये बताया कि दो दोस्त हैं। वैसे कहानी में बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटे फॉर्म में बता दूं। जैसे एक लड़का जो शायद अखबार बेचता है किसी रेड लाइट पे। तभी उधर से एक दूसरा व्यक्ति गुजरता है जिसका नाम समीर है। और वो रोज़ गुजरता है अपनी साइकिल से। जैसे रेड लाइट होता है, ये लड़का उसके पास आता है। क्योंकि हर बार नहीं, जैसे मतलब ये रोज़ आके चला जाता है, उसको कुछ ऐसे ही समझ के कुछ बोलता नहीं, लेकिन एक बार वो इसको बोलता है कि भैया अखबार, अखबार के लिए बोलता है। तो ये इसको वो लड़का जो अखबार बेचता था, तो वो इसको अखबार देता है, इंग्लिश का अखबार देता है। तो ये जो साइकिल वाला है जो रोज़ उधर से गुजरता था, समीर, समीर फर्स्ट उसका नाम है, दोनों का नाम सेम मिल जाता है आखिर में। तो जो समीर फर्स्ट है जो साइकिल से आता है, समीर सेकंड जो अखबार बेच रहा है, समीर फर्स्ट है जो अखबार हिंदी का मांगता है। तो ये लैंग्वेज के स्तर पर वो लड़का सेकंड, मतलब जो अखबार बेचता है, वो बोलता है कि आप तो शायद इंग्लिश बोलते होंगे, मैं आपको अंग्रेज समझता था कि आप पढ़े लिखे हो। लेकिन वो बोलता है मेरे को दोनों लैंग्वेज आती है। मतलब एक डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है कि भाषा के स्तर पर दो, जैसे नाम सेम है, लेकिन डाइवर्सिटी की बात की तो लैंग्वेज के स्तर पर देखो, वो पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक जो डाइवर्सिटी यहाँ पे बताई गई है। दूसरा बताया गया है कि चूंकि एक हिंदू है जो साइकिल से आता है, वो जो रोज आता है उनकी दोस्ती हो जाती है धीरे धीरे। तो लेकिन एक जो इसके घर के बारे में पूछता है कि अखबार बेचने वाले के कि क्या करते हो आप, क्या नहीं। वो बताता है कि पहले वो मम्मा के साथ आता था, 2 साल का, 3-4 साल का था तब। अब वो अकेला बेच लेता है अखबार, क्योंकि ये मुसलमान है और वो मुस्लिम है। और बाद में ये बताता है कि इसकी मम्मी जिस क्षेत्र में रहती है उधर दंगे हो गए, शायद इसकी मम्मा रही ना रही। उसके बाद कभी मिलता नहीं है। तो इस ये तो इसकी कहानी थी। इस कहानी में हम इस चैप्टर के उससे देखें तो, मतलब कि इस चैप्टर के इस चैप्टर के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस कहानी से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस कहानी से इंपॉर्टेंट यही है कि जो दोनों की दोस्ती होने के बाद में दोनों ने खान पान के स्तर पर, क्योंकि एक एक मुस्लिम परिवार से था जो अखबार बेचता, दूसरा की बात की हिंदू फैमिली, दोनों खान पान के स्तर, पहनावे के स्तर पर देखोगे आप, धर्म तो होगी, लैंग्वेज भाषा के स्तर पर विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती हैं। अपनी विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा, ये जो मतलब एक तो धार्मिक
एवं सांस्कृतिक मामले के अलावा बहुत से अन्य भी रीजन्स होते हैं जिनके कारण विविधता पाई जाती है, जिनमें विविधता। इसके अलावा एक ये बात बता रखा है कि अमीरी और गरीबी के स्तर पर, मतलब सिर्फ ऐसे देखिए एक आदमी अमीर है एक गरीब है, इस स्तर पर हम डाइवर्सिटी को नहीं नाप सकते कि ये विविधता का कोई कारण है। मतलब सिर्फ गरीबी और अमीरी की, मतलब कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही जमीन है, न पैसे हैं, न संसाधन है, और दूसरों के पास हों, इसलिए गरीबी और अमीरी को विविधता का रूप नहीं कहा जा सकता। क्योंकि एक जो रीजन है विविधता, एक कास्ट सिस्टम भी बना देता है, जाति व्यवस्था भी। ये जाति व्यवस्था भी असमानता को एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब आप जिस जाति में जिस जाति में, मतलब कोई स्पेसिफिक जाति में आपने जन्म लिया, आप उसके व्यवसाय में ढल जाओगे, आपको वही काम करने पड़ेंगे जो वो जाति करती है। उसके अलावा आप बाहर चाहोगे तो भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये अब अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये शायद बदलता हुआ जा रहा है। हर जाति के लोग अपनी श्रद्धा अपनी क्षमता के अनुसार सब काम कर लेते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो जातीय विविधता है ना, विविधता के लिए एक जाति व्यवस्था भी, एक जाति व्यवस्था का फैक्टर भी काम करता है। इसके अलावा इसके बाद बताया गया कि विविधता हमारे जीवन को कैसे कैसे समृद्ध करती है, कि हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। इस टॉपिक में जो बोला गया है, इसमें भी कहानी के माध्यम से बताया गया है। इसमें ये बोला गया है कि अगर आप जिस परिवेश में रहते हो ना, आप जिस परिवेश में रहते हो, आपका जो वातावरण है, उसके हिसाब से आपकी सोच, आपकी मानसिकता डेवलपमेंट होती है। मतलब कि आपने कहानियाँ सुनी है बहुत सारी, इसका ओवरऑल जो मतलब यही है कि आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे भूतों की, परियों की, आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, साहसिक घटनाएं भी, राजा रानियों की कहानियां भी सुनी होंगी। आप जिस परिवेश में रहेंगे, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग थीम के बारे में कहानियां सुनी, फिर अपने मन से भी बनाई होंगी बहुत सी। तो अब क्योंकि हमने अलग अलग परिवेश की कहानी सुनी है, तो हमारे जो दिमाग में हमारे हमने जो स्वयं से बनाएंगे, उनकी थीम भी कुछ स्पेशल होने वाली है, कुछ अलग होगी। लेकिन अगर एक बात पूछनी, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको सिर्फ एक कहानी सुनाई जाए बचपन से जब से, और एक ही कमरे के अंदर, मतलब एक ही जगह, ना आपको दुनिया दिखाई जाए बाहर की, सिर्फ आपको मतलब सब्जी के नाम पे सिर्फ एक सब्जी खिलाई जाए, कपड़ों के नाम पे सिर्फ एक, जैसे सफेद कपड़े या काले कपड़े, एक कपड़े पहनाए जाए, तो आपकी थिंकिंग पर उसका क्या असर पड़ेगा? असर सीधी सी बात है कि हम इतना नहीं सोच पाएंगे। तो इतना जो कि हम डाइवर्सिटी में, विविधता में रह के, लोगों के साथ रह के, बाहर की दुनिया के साथ रह के जो हम सीख पाते हैं, तो यही बताया कि हमारे जीवन में जो जीवन को विविधता कैसे समृद्ध करती है। जीवन को विविधता इस प्रकार से समृद्ध करती है कि हमारी सोच, हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पान, इसमें विविधता आती है। इसमें विविधता आएगी तो हमारी सोच विकसित होगी, हमारी मानसिकता विकसित होगी, हम अच्छा सोच पाएँगे, अच्छा पहनेंगे, बहुत से दूसरे लोगों से कुछ अच्छा ग्रहण करेंगे। तो ये इस रूप में हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाती है विविधता। वहीं भारत में विविधता, नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारत में विविधता की भारत में विविधता की बात, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ लोग खान-पान के स्तर पर देखेंगे तो अलग-अलग लोग खान-पान के स्तर पर, पहनावे के स्तर पर भिन्न-भिन्न धर्मों वाले लोग रहते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें केवल अलग-अलग तरीके से करते हैं। मतलब कि सभी का वही धर्म सबका, लेकिन सबको मानने के तरीके कुछ अलग होते हैं। तो भारत क्या है, धर्म के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, पहनावे, खान-पान के स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर भारत में क्या है, विविधता पाई जाती है। हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं? विविधता को समझने के लिए इसमें फिर से कहानियाँ बना के बताया गया है कि लोग यात्राएँ करते हैं, व्यापार के उद्देश्य से करें या फिर घूमने के उद्देश्य से करें, बहुत लंबी-लंबी रा यात्राएँ करेंगे। तो या जब अभी के लोग तो क्या होते हैं कि जैसे कार, गाड़ियों से चले जाते हैं, ट्रेनों से, लेकिन पहले के लोग क्या होते थे? पहले के लोग होते थे जैसे वो यात्रा वो भी करते थे घोड़ों से, गधों से, इनसे यात्राएँ करते थे। क्योंकि इनसे यात्राएँ करते थे तो उनको बहुत लंबा समय लग जाता था एक एरिया में। जब वो जाते थे वहाँ बहुत लंबे समय तक रुकते थे, तो वहाँ के लोग जो थे ना, वहाँ एक तो खुद की एक संस्कृति थी, खुद का खान-पान था, एक खुद का कल्चर था। वहाँ के लोगों से जाते थे, वहाँ के लोग बहुत सारा टाइम बिताते थे, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने आप में सीख लेते थे, मिली-जुली संस्कृति बन जाती थी। क्योंकि अपनी संस्कृति की कुछ चीज़ें उनको दे देते थे, वे भी इनसे सीख जाते थे, और उनकी संस्कृति के कुछ इनसे, तो ये हो जाती थी कि एक मिली-जुली संस्कृति बन जाती थी। मतलब नई जगह पर जाकर बस जाते थे, तो नई जगह पर जाकर बसेंगे तो संस्कृति, मतलब उस नई जगह की संस्कृति और एक उनकी जो संस्कृति जो खुद की लेके जाते हैं, उस संस्कृति का क्या होता है, आदान-प्रदान होता है, और धीरे-धीरे एक मिश्रित संस्कृति बन जाती है। धीरे-धीरे एक मिश्रित संस्कृति, मिली-जुली संस्कृति उभर जाती है। और इन्हीं जो सांस्कृतिक प्रभाव से वहाँ के जीवन एवं संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। मतलब कि कई-कई स्थानों की जो भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की बात की जाए, तो कुछ डिफरेंस जो पाया जाता है, वो इन्हीं रीजन से पाया जाता है कि जो सांस्कृतिक प्रभाव है, वो जो मिश्रित संस्कृति बन जाती है, वो इन्हीं की वजह से होती है कि आप जा रहे हो किसी दूसरे एरिया की संस्कृति, आपने कुछ अपने में समा ली कुछ संस्कृति को, कुछ जो थी कि
दूसरों मतलब अपनी संस्कृति को उनको दे दिया, तो इससे क्या होता है, किसी क्षेत्र की अपनी विशिष्ट इतिहास बन जाता है। कुछ कुछ कभी इतिहास से भी डिपेंड करता है कि वहाँ की विविधता, मतलब किसी जिस क्षेत्र में विविधता होगी, बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का इतिहास भी संपन्न होगा, मतलब इस जो हिस्ट्री होगी वहाँ की वो समृद्ध होगी। तो इसमें ये बताया गया है। इसके बाद बताया गया है कि ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में जो सामंजस्य बैठा लेते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग स्थितियों में भी सामंजस्य बैठा के विविधता उत्पन्न होती है। इससे विविधता उत्पन्न होती है, जैसे कि आप समुद्र के पास रहोगे तो आप वहाँ के हिसाब से, मतलब आपके पास जो समुद्र से रिलेटेड सोर्सेज होंगे तो आपका खान पान अलग होगा, आपके पहनावे में अलग, आपकी बोल चाल और आपके जो फेस्टिवल्स होंगे वो अलग होंगे। वहीं अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्र में रहोगे तो आपके रहन सहन, खान पान, पहनावा सब कुछ अलग होने वाला है। वहीं अगर बर्फीले क्षेत्र में जाओगे तो आपका पहनावा अलग हो जाएगा, क्योंकि आप वैसे कपड़े पहनोगे जो आपको बर्फ से बचाए। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखोगे तो, चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग धोती कुर्ते में ज़्यादा देखेंगे आपको, और सर पे जो पगड़ी दिखेगी, रीजन क्या है इसका, पगड़ी इसलिए है ताकि वो धूप से बचा सके। और धोती कुर्ता वो हल्के होते हैं ताकि वहाँ की जो गर्मी है ना उससे थोड़ा रिलीफ मिल सके। जबकि इस पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में जाओगे जहाँ बर्फ या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा गिरती है, और वहाँ पे कपड़े कैसे होंगे, वहाँ पे इतने गर्म इतने हल्के कुर्ते पजामे पहने जाएं तो उनका क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। इसलिए वहाँ पे मोटे कपड़े पहने जाते हैं। तो ये कल्चर और संस्कृति किस पर डिपेंड करती है, जो बायोडाइवर्सिटी विविधता का एक रीजन बन जाती है, किस पर डिपेंड करती है, ये हमारी अवस्थिति किस आधार पर, हम रह किस जगह पे रहे हैं, हम कहाँ पर अपने आप को स्थित कर रखे हैं, मतलब हमारी स्थिति उपस्थिति कहाँ है, ये इस पर भी डिपेंड करता है आपकी विविधता कैसी रहने वाली है। शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्जी, मतलब वही शहरों और लोगों के बीच में भी बहुत सारी डिफरेंसेस पाई जाती हैं, मतलब कि बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है दो स्टेट के, एक लद्दाख के बारे में कुछ लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में, और एक केरल जो इंडिया के दक्षिणतम पॉइंटों में एक है, दक्षिणतम स्टेट्स में केरल, उनके बारे में बताया कि इनमें विविधता किस प्रकार काम करती है। दोनों के बारे में, जैसे पहले हमने इसमें पहले लद्दाख के बारे में पढ़े, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में बसा हुआ एक रेगिस्तान क्षेत्र है, मतलब लगभग, जिसमें क्या अधिकांशतः यहाँ बारिश नहीं होती, मरुस्थलीय क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ रहता है अधिकतर टाइम, सर्दियों के टाइम पे ये लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के हो गए, इसके पूर्व में स्थित है लद्दाख। ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, मैक्सिमम क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है, और इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। जो चूंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती, रेगिस्तान क्षेत्र है, तो पेड़ वगैरह नहीं होते यहाँ पर। गर्मी के महीनों में बर्फ पिघलने पर निर्भर करता है, मतलब वहाँ के जो लोग पानी कैसे पीते हैं, जो बर्फ पिघलती है ना गर्मियों के महीने में, उस पर डिपेंड, उस पर इनकी ज़िंदगी निर्भर करती है। क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बकरी पालते हैं, बकरी वगैरह, क्योंकि खेत वगैरह होते नहीं है, पहाड़ों में जाके बकरियाँ चराते हैं। यहाँ पर एक कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे पश्मीना ऊन मिलती है। पश्मीना ऊन मतलब जो बकरी खास किस्म की बकरी होती है उससे ऊन निकालते हैं, उस बकरी को बोलते हैं पश्मीना। जिससे क्या करते हैं ये लोग होते हैं ना, उस बकरी की जो ऊन होगी ना उसको उतारेंगे भेड़ों से, भेड़ बकरी जो पश्मीना नाम की होगी उससे उतारेंगे उसको, और उसको व्यापारियों को बेच देंगे। व्यापारी क्या बनाएंगे, इससे पश्मीना शॉल बनाएंगे। तो इसके अलावा इनकी जो आजीविका है, इस क्षेत्र के लोगों के दूध से बने हुए पदार्थ, मीट से, मक्खन खाकर, घास की तरह छेना, मांस खाते हैं, मतलब इनसे चलती है। गाय बकरी है, मतलब पशुपालन से इनकी आजीविका चलती है। अब विविधता की बात की जाए, ये विविधता खान पान के स्तर पर देखिए, लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, इनका व्यवसाय हो गया। जबकि यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं ना, व्यापारी जो मिड एशिया होता है, मध्य एशिया में भारत से जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो इस रास्ते से होके जो लद्दाख से होते हुए जाते हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता, एक लद्दाख है जो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता प्रोवाइड कराता है। जो मध्य एशिया से जो काफिले जाते हैं, इसी इलाके से होकर गुजरते हैं, जिस इलाके से होकर गुजरते हैं, आज इसको तिब्बत बोलते हैं, जो चाइना में स्थित है। जो किसके लिए फेमस है, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया लेकर चलते थे। चूँकि इसके ये व्यापार के बारे में हुआ, चूँकि यहाँ पे हमने खान-पान के बारे में देखा, इनके बारे में, इनके व्यवसाय के बारे में देखा, वसति, पानी वगैरह, इनके जीवन स्तर कैसा है। इस रास्ते में बोला, जो इस पैसेज है, इस पैसेज में बताया गया है कि यहाँ पे जो लद्दाख है, यहाँ पे बहुत से धर्मों का उदय, जैसे बौद्ध धर्म हो गया जो तिब्बत पहुँचा, वहीं लद्दाख को छोटी तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख है उसको तिब्बत, छोटी तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ से इस्लाम धर्म का भी परिचय हुआ था, अच्छी खासी संख्या में यहाँ मुसलमान रहते हैं। लद्दाख गानों एवं कविताओं के लिए समृद्ध था। तिब्बत का जो ग्रंथ है ना, केसरी सागा, वो लद्दाख में काफी प्रचलित है। मतलब तिब्बत का एक ग्रंथ है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है केसरी सागा नाम से, वो काफी प्रचलित है लद्दाख में। और यहाँ पे मुसलमान एवं बौद्ध दोनों ही लोग इसको, तिब्बत के ग्रंथ को अच्छे से गाते हैं, उन पर नाटक भी करते हैं। तो ये ओवरऑल लद्दाख के बारे में। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं हम केरला से इसकी कंपैरिजन करते हैं। ये देखो पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें। केरला की बात की जाए तो केरला के लिए क्या, हम दोनों में डिफरेंस करेंगे फिर। केरल किधर है, केरल की अवस्थिति जो भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, मतलब भारत के इस तरीके से जो दक्षिण दक्षिण जो स्टेट है,
उनमें से एक है केरला। केरला केरला की अवस्थित है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने पर अवस्थित बसा हुआ राज्य है, समुद्र से घिरा हुआ, इधर भी समुद्र होगा, समुद्र से घिरा हुआ है। और इन दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हो गई, जिनमें बहुत सारी वनस्पतियां जैसे काली मिर्ची पाई जाएगी, लौंग, इलायची आदि मतलब ये मसालों के कारण इस क्षेत्र में व्यापारी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। क्योंकि अब देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस विविधता के रूप देखो। केरला में क्या है, चूंकि यहाँ पर मसाले वगैरह बहुत से मिलेंगे, तो मसालों के कारण जो व्यापारिक क्षेत्र है ना, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापारियों के लिए अट्रैक्टिव। वहीं दूसरी ओर देखें तो उधर क्या क्या था, उधर व्यापारियों के लिए मसाले तो थे, उसके अलावा जो भेड़ों के जो ऊन थे, पश्मीना सोल, वो थे। उसके अलावा डेयरी डेयरी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये व्यापारियों के लिए हो गया। डिफरेंस की बात करें तो उस क्षेत्र की अवस्थित देखो, वहाँ पर हमेशा बर्फ बर्फ में ढका हुआ रेगिस्तान क्षेत्र था, यहाँ पे समुद्र से घिरा हुआ अच्छे पेड़ पौधे, यहाँ के वृक्ष देखोगे आप। इसके अलावा लोगों की बात की जाए तो यहाँ पे व्यापारी जो आते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल से आए, या व्यापारी यहूदी और अरबी जो व्यापारी केरल आए। यहाँ पे जो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। एक यहाँ से आप एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, इनका नाम है संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। और ईसाई धर्म को भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो इनको जाता है, किसको? ईसा मसीह के जो धर्मदूत संत थॉमस जी को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अरबी का बहुत से मतलब अरबी व्यापारी आए, यहाँ बस भी गए थे। केरला की बात हो रही है, केरला। वहीं इबन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, इबन बतूता। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इबन बतूता कौन थे, इबन बतूता कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में अभी बताना है। जो हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, इतिहास, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, और अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में, मुस्लिमों के जीवन के बारे में, मतलब यहाँ के लोगों के बारे में, व्यापारियों के बारे में बताया कि यहाँ पे अरबी हैं, ईसाई लोग हैं, यहूदी रहते हैं यहाँ पे, जो कि, और इसके अलावा बहुत से मुसलमान भी यहाँ पर रहते हैं। ये लोगों की अवस्थिति होगी, क्योंकि जो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, भारत की खोज मतलब पुर्तगालियों के लिए जलमार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने, व्यापार के लिए यूरोप से। तो वास्को डिगामा भी इसी क्षेत्र में भारत आया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के जो लोग हैं, विभिन्न धर्मों जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। क्योंकि देखो क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे भी था, वहाँ पे इस्लाम धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, बहुत से धर्म थे, यहाँ पे भी बहुत से धर्म है। क्योंकि क्षेत्र की बात की जाए तो विविधता इतनी अधिक हो गई, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिक स्तर पर देखें तो विविधता होने के बाद भी देखो धर्मों के स्तर पर भी इनमें विविधता है। इसके अलावा चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इसमें, चीना वाला और चीना चट्टी। चीना वाला किसके लिए काम में लिया जाता था यहाँ लोगों के द्वारा? चीनी जालों की, मतलब मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज किया जाता था, उनको चीना वाला बोला जाता था। वहीं तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल, मतलब मछली को तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था, उसको बोलते थे चीनी चट्टी। तो ये दो वर्ड है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि चीना वाला किससे संबंधित है, चीना चिट्टी किससे संबंधित है। तो चीना वाला किससे संबंधित है? जो मछली को पकड़ने का जाल है। और दूसरा जो उसको तलने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है, उसको चीना चट्टी बोलते हैं। चूंकि ये डायरेक्ट पूछ सकता है। और इस इन दोनों वर्डों से पता लगाया जा सकता है कि चीन के व्यापारी भी यहाँ पर आए हैं, चीन के व्यापारी भी यहाँ आए हैं, उन्होंने भी व्यापार किया है। तो यहाँ के जो ज़्यादातर लोग मछली या सब्जी एवं चावल खाते हैं, खान पान के स्तर पर वहाँ के लोग क्या खाते थे? वहाँ के लोग दूध के प्रोडक्ट, मक्खन खाते थे, मांस खाते थे। और यहाँ के लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं। तो देखो विविधता की बात देखो तो खान पान के स्तर पर कितनी विविधता होगी, व्यापार के स्तर पर विविधता। वहीं पहनावे की बात भी अगर बात करें तो वो सर्दी वाला एरिया हो जाएगा। तो वहाँ पे कपड़े कैसे होंगे? सर्दी के कपड़े यहाँ पे, ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा सर्दी रहेगी, ज़्यादातर गर्मी रहेगी, लेकिन यहाँ पे हल्के कपड़े होंगे उन उधर की तुलना में। तो ये दोनों दो क्षेत्रों के मध्य हम विविधता को कैसे आंक सकते हैं, इसके बारे में देखा, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। तो इसमें इन दोनों को जिस इस पैराग्राफ में है कि इन दोनों से देखें तो यहाँ सांस्कृतिक जीवन का इतिहास एवं भूगोल में प्राय गहरा रिश्ता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर मतलब अलग अलग स्तर पर, खान पान के स्तर पर, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के स्तर पर क्या है, विविधता पाई जाती है। धीरे धीरे मतलब सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब आप एक स्थान पे रहोगे, दूसरे पे जाके रहोगे, तो आपके जो जीवन के स्तर, जो जीवन के जो रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक जो आपका पहनावा है, खान-पान है, वो उस क्षेत्र के अनुरूप ढुल जाता है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिल-जुल कर काम करते हैं, और एक दूसरे के रीति रिवाजों एवं परंपराओं में जब घुल जाते हैं, तो ये ओवरऑल था। इसके अलावा विविधता में एकता की बात कही गई है। विविधता में एकता की बात, भारत में विविधता या अनेकता में उसकी ताकत का स्रोत बनाया गया भारत की विविधता को। भारत में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है भारत को, जो अनेकता है उसको, उसकी ताकत का, भारत की जो ताकत है उसका जो मेन वजह है वो भारत की जो डाइवर्सिटी है वो है। क्योंकि अंग्रेजों ने खूब कोशिश की थी
जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरुषों को खिलाफ, मतलब उनको बहकाने की, फूट डालो राज करो की कोशिश बहुत की थी। लेकिन जब बात आती थी देश की, देश के लिए लड़ने की, तो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी भाषा के लोग हो, चाहे महिलाएं हों, किसी भी क्षेत्र के हो, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। यही भारत की विविधता, या जो ये जो अनेकता, यही विविधता में भारत की एकता, एकता में अनेकता जिसको बोलते हैं ना, विविध, यही भारत की विविधता या अनेकता को, उसकी ताकत का स्रोत जो ये बोला जा रहा है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम में जो एकजुट होकर, ना किसी ने धर्म देखा था, ना किसी ने जाति, ना किसी ने धर्म देखा था, तो ये इसमें इतना ही बताया गया है कि अंग्रेजों ने खूब कोशिश की जी, फूट डाल, मतलब उन्होंने भारत में फूट डाल के राज करने की, फूट डाल सकते थे भारत के लोगों में, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं थी। इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर उन्होंने जैसा सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हुआ। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वे राज कर सकते थे। ये एक पोइम दे रखी है, एक कहानी है। तो भारतीय जननाट्य शास्त्र, मतलब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम पे ये गाया जाता था। तो आपको अगर गाना हो तो ये आप इसको पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ लेना, आई होप। इसके अलावा आगे जो मतलब ये जो सॉन्ग है, ये जो गाना है, जो पोइम जो भी है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खूब के हमारे सॉरी दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में हम पर आंसू बहा के जाना। ये पोइम है जो भारतीय जननाट्य संघ इप्टा में, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी उसके बाद गाया जाता था। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एक सभा थी जिसपे जनरल, जो ब्रिटिश जनरल थी, उनका कोई दोस्त नहीं था। उन पर उन हत्थों पर गोलियां चला दी गई थी, जिनमें बहुत सारे, जहाँ निकलने की जगह भी नहीं थी उससे, मतलब जो एंट्री पॉइंट था उस पर खड़े होके बहुत अधिक मात्रा में मतलब गोलियां चलाई गई, जिससे बहुत सारे लोगों की मतलब उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। एक बाग में इकट्ठे होकर एक सभा कर रहे थे, महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख सारे, जितने भी कितने सारे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, मतलब जो अंग्रेज जो पक्षपातपूर्ण, जो फूट डालो वो वाली नीति अपनाने की, तो इसका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और इन पर गोलियां चला दी गई, बहुत ज़्यादा लोग घायल भी हुए। इसलिए यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत एवं चिन्ह विविधता के लिए प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। मतलब स्वतंत्रता के टाइम पे जो गीत गाए गए थे, जो भी वो, उनमें भी हमें विविधता दिखती है, उनमें विविधता दिखती है और विविधता के प्रति विश्वास दिखता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत ही, मतलब स्वतंत्रता के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, भारत के झंडे की। इस झंडे में सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, ना कि किसी ने धर्म के आधार पर झंडे को डिवाइड करने की सोची, ना किसी ने, मतलब किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संस्कृति को अपनाने वाला इस झंडे को अपनाया। मतलब ये विविधता को दर्शाता है कि भारत में अनेकता एवं विविधता को दर्शाता है, एकता को दर्शाता है भारत की। किसी ने इसका मतलब इसी को, अंग्रेजों के खिलाफ सभी ने इसी झंडे का विरोध किया था। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू जी, मतलब ये पहले स्वतंत्रता दिवस की देखो आप भीड़ देख सकते हो, उस टाइम की बात है ये, जब देश को आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता दिवस। जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास हैं, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना, इसमें विविधता को पहचाना एवं प्रोत्साहित किया है। भारत की जो भी विविधता है वो बाहर से थोपी हुई नहीं है, इसने विविधता को पहचाना है, उसको प्रोत्साहित किया है। यह नेहरू जी थे, इन्होंने भारत की विविधता का पूर्ण वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया है। मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में भी नेहरू जी ने मतलब भारत की एकता के बारे में कुछ लिखा है। इसके अलावा मतलब अनेकता में एकता का विचार जो हमें दिया है नेहरू जी ने, कि भारत में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वो थोपी गई नहीं है, वो विश्वास एवं प्रथाओं के द्वारा उनको स्वीकार करके और उनको पहचान कर प्रोत्साहित की गई है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित है राष्ट्रगान, जनगण मन,
में भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है, भारत की एकता की एक अभिव्यक्ति है, जिसमें लिखा गया पंजाब सिंध गुजरात मराठा, मतलब कि वो भी भारत में एकता का एक परिचायक है। राष्ट्रगान किस तरह एकता का वर्णन करता है अपने शब्दों में सब लिखिए, ये तो हो सकता है जैसे राष्ट्रगान में भी जैसे सभी स्टेट का नाम लिखे, मतलब राष्ट्रगान जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाता है कि वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी भारत की एकता को, भारत की जो अनेकता को एकता में समेटने की बात की है। उन्होंने बताया कि भारत जो सुदृढ़ है, भारत की मजबूत स्थिति है, भारत में अनेकता की वजह से है, ताकि चाहे कितने ही दुश्मन आए जिन्होंने फूट डालने के राज करने की कोशिश की हो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो ये जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर की थीम थी, इसमें हमने विविधता के बारे में देखा, विविधता कैसे कैसे होती है, किस आधारों पर हो सकती है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने विविधता को जाना है। तो उम्मीद करता हूँ पहले चैप्टर में आपको जो थीम थी वो अच्छे से समझ आई होगी, पॉलिटी का जो सेगमेंट है सिक्स्थ क्लास का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और हमारी सीक्वेंस से जुड़े रहना। इन एनसीईआरटी सीक्वेंस के अलावा भी हम मतलब जो वीडियो डालते हैं करंट बेसिस पे, जो अच्छे टॉपिक होते हैं जो हमारे एग्जाम तक जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड सिंगल सिंगल टॉपिक पे, तो उनको आप ज़रूर देखें। चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, अब बिगिनर हो तो भी, और अगर आपने पहले से स्टार्ट कर रखी हो अपनी प्रिपरेशन तो भी आपको बहुत ही काम आने वाले हैं वीडियो। तो लाइक करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।